नमो बुद्धाय। जमुना सलाम अलैकुम साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता हम उठाते हैं इस पर पूरे मुल्क की आवाज़, पूरे विश्व की आवाज़। और ये टीवी चैनल हमने इसके स्टार्ट किया है क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 95% टीवी चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ लोगों को लड़वाने का काम करते हैं या गुमराह करने का काम करते हैं। तो हमने इसको इस करके स्टार्ट किया ताकि लोगों की बात रख सकें और लोगों को अपने साथ जोड़कर, सच्चाई के साथ जोड़कर, अपने साथ नहीं, सच्चाई के साथ जोड़ करके लोगों को ये बता सके कि सच क्या है, झूठ क्या है। एक इंसानियत की आवाज़ उठाते हैं और पीस कैसे हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो आज की बात हम करेंगे कोरोना के ऊपर। और कोई इसमें हमारे साथ में 4 मेहमान जुड़े हैं, 3 मेहमान। एक सुकून बोध जी जुड़े हैं हमारे साथ में, नंबर 1। और स्वामी त्रिपुरानंद जी जुड़े हैं और गौतम राणे सागर जी जुड़े हमारे साथ में। तो इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी सुकून बोध जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी, थैंक यू सो मच जी। स्वामी त्रिपुरानंद जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी मेघराज जी, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा और नमो बुद्धाय, जय भीम और अस्सलाम वालेकुम। आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। आप काफी दिन से सेवा कर रहे हैं और जो है इसमें आपकी आवाज मिलकर, हमारी आवाज मिलकर इसमें कुछ तब्दीली आ गई है। हमें लगा कि इसमें रीढ़ की हड्डी के धोरे आपने सिर के अंदर रीढ़ की हड्डी पा दी है वॉइस ऑफ मानवता के अंदर। आपका स्वागत है। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल, सलाम, तब्बा खैर जी। तो आज बात करेंगे कोरोना के ऊपर है कि कोरोना से किन लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ है और कोरोना ने की मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है पूरा हाहाकार मचाया है। तो आज मेरा पहले सबसे सवाल है सुकून बोध जी से, थोड़ा अपने बारे में तारुफ कराए। आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ पर हो, कहाँ पर रहती हो और आपका जो मतलब आप क्या करती हो, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। सबसे पहले तो मैं आप मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने ये लाइव इंटरव्यू रखा। और आप जो गेस्ट आए हुए हैं उनको भी मेरा सादर नमो बुद्धाय और जय भीम। क्योंकि मैं इंडिया से हूँ और इंडिया के गाजियाबाद यूपी से हूँ। मैं शकुन बौद्ध हूँ और मैं मर्चेंट नेवी में लाइब्रेरियन हूँ और प्रबुद्ध सेवा संस्थान एक एनजीओ है, उसकी मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ जी। जी स्वामी जी, आप भी थोड़ा अपने बारे में तारुफ करा दें कि हमने पहले पूछा नहीं आपके बारे में, लेकिन आज कुछ करा दिए तारुफ अपने बारे में। जी स्वामी जी। जी मेघराज जी, हम एक परिव्राजक सन्यासी हैं जी। परिव्राजक का मतलब ये होता है कि जो कहीं पर भी एक जगह नहीं ठहर सकते नियम के हिसाब से जी। उनको चलते रहना पड़ता है और कोई संग्रह नहीं कर सकते, हम कोई बैंक अकाउंट नहीं रख सकते और जो समाज से मिलता है उसमें ही हमको तो अपना जीवन पूरा करना जी। और अभी 35 वर्ष से हम संन्यास जीवन में भारत में जहाँ तक हमारी क्षमता हुई हमने पैदल भी भ्रमण किया, कुछ दूसरे साधनों से भी किया साधारण तरीके से। और नर्मदा जो नदी है जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक स्थान से निकलती है और गुजरात में भरूच में जाकर के वो खंबात की खाड़ी जो है अरब सागर पे वहाँ पर वो मिल जाती है। तो नर्मदा एक ऐसी नदी है, एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। विश्व में 2 नदियां ऐसी हैं जिनकी अपनी अपनी एक खासियत है जी। है गंगा। गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, यानी उसमें माइक्रोब्स डेवलप नहीं होते, उसमें फंगस डेवलप नहीं होता, उसमें कभी सेडिमेंट्स नहीं आते जी। ये एक अद्भुत बात है, आप उसको केमिकल एनालाइज से करके नहीं समझ सकते गंगा के पानी।
जी दूसरी नदी है नर्मदा। जी नर्मदा की पूरी परिक्रमा की जाती है और किसी भी समय नर्मदा के दोनों तटों पर परिक्रमावासियों की अगर संख्या की बात करें जी तो 15,000 लोग हमेशा नर्मदा के दोनों तटों पर परिक्रमा में चल रहे होते हैं। मेरे ख्याल से लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तारो आपका थोड़ा इसमें मैं अभी आता हूँ पास में। गौतम राणा जी, आप भी थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए ताकि फिर हम सवाल जवाब स्टार्ट कर सकें। उस बारे में बता रहे हैं मेघराज जी। तो नर्मदा की हमने परिक्रमा की और 12 साल तक पैदल परिक्रमा। जी नर्मदा की पैदल परिक्रमा 12 साल हमने पूरी, एक परिक्रमा 12 साल। तो वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब उतना ज़्यादा सब कुछ सीखने को मिलता है। मतलब पर्यावरण, लोक संस्कृति, लोगों का व्यवहार, इतिहास, भूगोल, परंपराएं, खान पान और सब कुछ, वो एक यूनिवर्सिटी है, ऐसा हम समझते हैं। जी और आपको ऐसा लगा कि हम जो आपने पूछा उससे थोड़ा सा हट गए हैं? हटे नहीं थे, हम आपको वही बता रहे थे कि नर्मदा की परिक्रमा होती है और गुरु आदेश से हमने 12 साल वो पैदल परिक्रमा की थी। 1996 से लेकर के 2008 में पूरी हुई। जी और नर्मदा की परिक्रमा में विश्व के सभी देशों के लोग, स्त्री और पुरुष, हमको मिले। जी आपके पास में इंग्लैंड के, जापान के, अमेरिका के, हॉलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रिया के, सब जगह के लोग मिले। लेकिन मजे की बात ये रही कि 2 जगह के लोग नहीं मिले। एक हमको पाकिस्तान के लोग नहीं मिले, तो पाकिस्तान से शायद इसलिए नहीं आ पाते होंगे कि वहाँ बंदिशें हैं। दूसरा जो हिंदू राष्ट्र है विश्व का, नेपाल है, वहाँ के कोई परिक्रमावासी हमको नहीं मिले 12 साल में। तो ये एक आश्चर्य की बात है। हमको लगता है कि वहाँ शायद जानकारी इस बारे में है नहीं। तो जो भी हो, लेकिन ये हमारा अपना जो अनुभव है वो बताया आपको। जी और विदेशों के हर देश के लोग हमको मिले परिक्रमा में चलते हुए, पैदल चलते हुए, फ्रांस के भी मिले। गौतम राणा जी, आप भी अपने बारे में थोड़ा बता दें हमें ताकि हम सवाल जवाब स्टार्ट करें। जी गौतम राणा जी। फ्रेंड्स, मुझे गौतम राणे सागर कहते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में मैं रह रहा हूँ, जो भारत का एक प्रमुख स्टेट है। और जहाँ तक सामाजिक सरोकार से संबंधित हमारी दिनचर्याएं हैं और हमारा व्यंगम मान लीजिए प्रयास है, वो लोगों को जागरूक करने का है, लोगों को फंडामेंटल राइट से जागरूक कराने का है। और उसी दिशा में जितना प्रयास हो सकता है हम प्रयास करते हैं और इतनी प्रतिबद्धता जरूर प्रदर्शित करते हैं कि वो प्रयासों को हम पूरी तरह से फलीभूत कर सके, सारगर्भित रूप से उसको परिणाम में बदल सके। शकुन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कोरोना का जो कहर चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कुदरती मतलब प्रकृति का कहर है या इसके पीछे कुछ और षड्यंत्र चल रहा है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो अब तक जो देखा गया प्रकृति का, मुझे ये कहर नहीं लगता है, क्योंकि इसका जो और लोगों और जो रिसर्च और जो खबरें जो आ रही है वो यहीं से आ रही है कि वुहान से ये स्टार्ट हुआ, चाइना के वुहान से ये स्टार्ट हुआ। और ये इसके बारे में 2018 में भी कोरोना जैसी बीमारी का जिक्र किया गया था, वो भी चाइना के। तो वो स्टोरी अब हटा दी गई है नेट पे, पहले वो नेट पे थी। तो अगर आप कोरोना के बारे में पहले से जानते थे तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल या लोगों को अवेयर करना चाहिए था, लेकिन इस तरीके की कोई बात नहीं हुई और चाइना लगातार उस चीज को छुपा रहा था और उससे बहुत सारे जो लोग थे वो देश के कोने कोने में पहुंचे, जिसकी बदौलत ये जो है कोरोना बढ़ा। और आज की अगर स्थिति देखें तो आज इतना विडंबना इतनी हो चुकी है इस कोरोना को लेकर, इतनी
ये इतनी तेजी से बढ़ चुका है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 46 लाख इस बीमारी से पीड़ित है और लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं और अभी भी ये कंटिन्यू उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ, क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इतना ज्यादा इस वक्त बढ़ रहा है कि ना केवल इंडिया बल्कि जितने भी देश हैं, तो ये सोची समझी एक साजिश है, ऐसा मुझे लगता है। जी स्वामी जी, आपके पास में 2 मिनट है, 2 मिनट बाद इसका समाप्त करना, क्योंकि आप जो है ना लंबा मत खींचना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। आप क्या समझते हैं इसमें जो एक कोरोना को जो फैला हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर है, ये मतलब इसके पीछे साजिश लगती है या इसके पीछे में कुछ और प्रकृति की मतलब कहर बता सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी? जी मेघराज जी, ये बहन जी का जो निष्कर्ष है, मतलब ऑब्जर्वेशन है, वो 100% सही है। ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। इसको आप ऐसे समझो, शॉर्ट एंड स्वीट की बात जब आपने कह दी कि वुहान जो चाइना में है उससे ही जुड़ा हुआ शंघाई है और उससे जुड़ा हुआ बीजिंग है, तो वहां पर एक भी बंदा नहीं मरा, क्या वहां आना जाना नहीं हुआ होगा? एक बात। दूसरी बात, चाइना के जो प्रीमियर हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो लगातार लोगों से मिलते हुए दिखाए गए, उन्होंने कोई मास्क नहीं पहना हुआ है। इसका मतलब ये है कि चाइना ने पहले से इसका वैक्सीन बना के रखा हुआ था और अपने लोगों को जहां पर उसको नहीं फैलने देना था और अपने प्रीमियर को, अपने ऑफिसर्स को उसने वैक्सीनेशन दे दिया था और बाकी एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में टेस्टिंग की उसने वुहान में कि अगर ये फैलेगा तो किस ढंग की परिस्थिति बनेगी, कैसे लोग मरेंगे। अब चाइना के पास इतनी आबादी है कि 1 करोड़ आदमी भी मर जाए तो उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और भालू के शरीर में बालों की क्या कमी है, तो 2-4 बाल खत्म होने के लिए किसी ने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसने ये देख लिया कि टारगेटेड जो स्ट्राइक हो सकती है, क्या उसने टारगेटेड स्ट्राइक किया न्यूयॉर्क को, अमेरिका को, यही उसने करना चाहा। और कभी कभी वो इंडिया को भी सोचता है। वैसे इंडिया में जो आया वो रोका जा सकता था, लेकिन अपने यहाँ जो मतलब इस समय नेतृत्व है, इसको तो एक क्वेश्चन इसको बदलने में विश्वास करते हैं। उन्होंने इसको आतंकवादी बना करके और मनोरंजन बना दिया इसका, लोगों को मारने में माहौल बन गया है। ये हमने अवसर बनाया है भारत में। जी गौतम राणे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे इनका 2 का विचार ऐसा है कि मतलब चाइना का वो जो भी है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जो वायरस है ये चाइना से जो बोल रहे हैं, कि आप क्या कहना चाहेंगे? सही है इनका जो आंसर है वो सही है कि गलत है? क्या कहना चाहेंगे इससे आप? मेघराज जी, हम किसी बात का अनुमान नहीं लगाते हैं जी, जब तक हमारे पास उसके प्रमाण न प्रस्तुत हो, हमारे पास उसके प्रमाण पूरी तरह से न हो, और जिस बात को हम जस्टिफाई न कर पाए उस बात को कहने की कभी हम कोशिश नहीं करते। ये लोगों को लगता है, साधारण लोगों को लगता है कि ये केवल चाइना का गेम है, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं लगता। और केवल हम अंदाज के आधार पे इस बात को नहीं कह रहे, क्योंकि इसका बकायदा हमारे पास प्रमाण पड़ा हुआ है। 2017 से बकायदा इस पर काम हो रहा था, और वो चाइना में काम नहीं हो रहा था, हमारे देश भारत की धरती पे नागालैंड के मिमी ग्राम में ये काम चल रहा था। जिस तरह से निपो वायरस फैला था, निपो वायरस पे काम हो रहा था, जिस तरह से चमगादड़ों पे रिसर्च हो रहा था कि निपो वायरस को फैलाने के लिए, इबोला को फैलाने के लिए चमगादड़ काम करते हैं, तो उन्हीं चमगादड़ों के जरिए हमारे देश में, भारत देश में, नागालैंड की धरती पर एक मिमी गांव है, वहां ये रिसर्च बकायदा चल रहा था। और इस रिसर्च में शामिल होने वाले केवल भारत के वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे, चाइना के वैज्ञानिक थे, सिंगापुर के वैज्ञानिक थे, जो पैथोजन चुरा करके अमेरिका के यूनिवर्सिटी से लाया गया
उसी पैथोजन पे बकायदा यहाँ रिसर्च चल रही थी। जब इस बात का खुलासा हुआ, इस बात को सबसे पहले बिल गेट्स ने उठाया। अगर ये कहा जाए कि सारा का सारा गेम बिल गेट्स का है, तो मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से निराधार नहीं हो सकता। सबसे पहले बिल गेट्स ने अपने ट्विटर हैंड पे जाकर के ट्वीट किया कि जिस तरह से भारत की धरती नागालैंड में ये जांच चल रहा है, चमगादड़ से लेकर के मनुष्यों पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर मनुष्यों में ये वायरस फैलाने की स्थिति पड़ी तो पूरी दुनिया में तकरीबन 37 मिलियन लोग मारे जाएंगे। इसका मतलब करीब 4 करोड़ के आसपास पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया में लोग मारे जाएंगे इस वायरस से। और इसके लिए जब पूरी तरह से कोशिश की गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब कान खड़े हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बकायदा नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो जिसकी जांच कर रहा था, जो इसकी अगुवाई कर रहा था, तो बकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ये कहा कि आप इसकी जांच करिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जांच किया, इसके प्रमाण भी पाए गए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बकायदा उस जांच को दबा दिया। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाए कि केवल ये चाइना की साजिश है, तो ये इतना आसान नहीं लगता। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस वायरस के जरिए पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश है इस वायरस के जरिए। और आपको याद होगा कि 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू से इससे ज्यादा लोग मरे थे। और जब हमारे यहाँ भारत की धरती पर बमुश्किल उस समय जो आबादी थी 13 करोड़ के आसपास आबादी थी, उस समय 1 से 1.5 करोड़ लोगों की मौतें हुई थी, लेकिन कभी भी इसके नाम पर इतना भयभीत करने की कोशिश नहीं की गई। आज जब इसके नाम पे भयभीत करने की कोशिश की जाती है, तब समय लगता है। स्वाइन फ्लू और कोरोना को अगर हम एक कंपेयर कर ले, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो स्वाइन फ्लू से अगर आदमी प्रभावित होता है तो उसकी नाक बहती है, सरदर्द होता है, खांसी आती है, गले में खराश होता है, पूरी तरह से बदन दर्द करने लगते हैं। उसको कई लक्षण इस तरह के होते हैं। बीमारी हमेशा, बुखार उसका 105 डिग्री से ऊपर हमेशा बना रहता है स्वाइन फ्लू में। लेकिन इस कोरोना वायरस में केवल नाक बहती है, गले में खराश होता है, और कभी कभी बुखार जो है 103 डिग्री से ऊपर 104 डिग्री पहुंच जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, नाक बहती है। तो इसका मतलब अगर स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो स्वाइन फ्लू इज मोर डेंजरस देन कोरोना वायरस। लेकिन स्वाइन फ्लू से, चूंकि स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन चुका है, वैक्सीन के नाम पे स्वाइन फ्लू पे ज्यादा धंधा नहीं हो सकता, इसलिए स्वाइन फ्लू को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के नाम पे 2 चीजें की जा रही है, एक तो व्यवसाय करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा जो दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं वहां से लोकतंत्र को खत्म करने का एक सबसे बेहतरीन हथियार ढूंढा जा रहा है। ये मेरे पास जांच की रिपोर्ट भी है पूरी। जी थैंक यू। ये हमारे पास जो है ना, आप जो आपने जो जानकारी दी, हमारे पास नई जानकारी है। हम तो ये सोच रहे थे इसके पीछे की चाइना है या WHO को हम कई बार में दोषी मान रहे थे कि उसमें जो देखा उसका आदमी में नहीं फैलता इस तरह का। ट्वीट किया तो पहले तो ये जो गौतम राणे जी ने जानकारी क्या कहेंगे आप? त्रिभुवन जी, मेरी आवाज आ रही है आप मुझसे बात कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो गौतम राणे जी ने भी जानकारी दी है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो सर ने बताया है वो काफी हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन उस वक्त ये खत्म हो चुकी थी बातें। जो नागालैंड की भी बात है वो उस टाइम पे खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब
तब से ही अब तक लिंक अगर इसका रहा हो, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में जो लोग हैं वो भ्रष्ट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं काफी हद तक उन तक सहमत हूँ। लेकिन अभी जो ये जो वायरस जो फैला वो वुहान की एक लैब से ही आया, क्योंकि हमारे इंडिया में भले ही इसके ऊपर काम चल रहा हो, लेकिन अभी जो फिलहाल जो ये वायरस आया है ये वुहान से ही आया। अब इसमें इन लोगों का आपस में लिंक क्या रहा, इसका मुझे मतलब मेरे पास इसका कोई वो नहीं है, आइडिया नहीं है या कोई प्रमाण नहीं है इस चीज का कि उन लोगों का उसमें, लेकिन 1% उसमें हो सकता है। तो ये जो कोरोना है ये तो 100% बात है कि ये जो है एक साजिश के तहत लाया गया, और एक साजिश के तहत अब इसमें कितने सारे देश इन्वॉल्व हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो कोरोना के चलते जो हो रहा है, जो हर देश में हो रहा है, यानी कि अगर मैं भारत की बात करूं तो इसके पीछे जो मनुवादी जो सरकार बैठी है या भ्रष्ट लोग जो बैठे हैं वो अपना काम कंटिन्यू रेगुलरिटी बेस पर कर रहे हैं। वो देखिए संविधान को धीरे धीरे उन लोगों ने खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने आपने देखा कि जब इंडिया में 500 लोग थे, जब इंडिया में 500 लोग कोरोना से पीड़ित थे, उस वक्त सडन लॉकडाउन किया गया। जब इतना किया गया कि लोगों को 4-5 दिन का समय भी नहीं दिया गया, और जब समय नहीं दिया गया तो जो बेचारे मजदूर वर्ग के जो लोग थे वो तो पैदल चल चल के आधे तो मर ही गए। मतलब कितने लोग रास्ते में पैदल चलते चलते मरे, कितने लोग भूख से मरे। अगर यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जब सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो गरीब लोगों को हुआ। इसमें ना तो अधिकारी को ना मंत्री को कोई फर्क पड़ा, ना अधिकारियों को कोई फर्क पड़ा, ना ही मीडियम क्लास को पड़ा होगा, लेकिन जिनके जो व्यापार थे, छोटे छोटे जो व्यापार थे, वो सब खत्म हो गए इस कोरोना के चलते। लेकिन अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नहीं, अंदर जो साजिशें रच रहे हैं, अंदर जो साजिशें रच रहे हैं, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ ये बात जो सर इस बात को कह रहे हैं कि ये अंदर साजिश रच के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश तो 100% की जा रही है। जी स्वामी त्रिभटानंद जी, आपने इनकी बातें सुनी ना, गौतम राणा सागर जी की, इन्होंने जो बोला है जो आपने सुन लिया, इनकी बात को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब बात को इनकी सही है या गलत है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं जी, कोई चीज को ऐसे सही और ऐसे गलत नहीं कहा जाता है। और अपना एक स्टडी है और वो काफी दिन से बता रहे हैं कि वो 2017 से चल रहा था ये मामला, और उन्होंने लोकेशन भी बताई है, तो वो कोई गलत तो नहीं बता रहे होंगे। लेकिन जो बहन जी ने शुरू में ही कहा कि ये वुहान से आया, तो ये बात भी सच है। वो इसको कोई नहीं मानेगा, ऐसा भी नहीं है। फिर इसमें जो दूसरी चीजें हैं उनको हम जब सामने रखते हैं कि वो वुहान से लगा हुआ शंघाई, वुहान से लगा हुआ बीजिंग, उनको छोड़ दिया उसने, और जो वहाँ के प्रीमियर हैं उन्होंने कोई मास्क नहीं लगाया, और वो वुहान में सब जगह घूमते फिर रहे थे, वो भी दिक आई उनकी। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने इसकी तैयारी काफी समय से की होगी। ये हो सकता है कि उसमें शुरू में जो रिसर्च रही हो उसमें बिल गेट्स रहे हो, अमेरिकन लोग रहे हो, चाइना के भी लोग रहे हो, और इंडिया के भी लोग रहे हो। होता क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति चाइनीज है, वो बिल गेट्स की कंपनी में काम कर रहा है, तो वो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो चाइना को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही कोई भी किसी के साथ काम करता है। जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू और मुसलमान 1757 यानी जो पलासी का युद्ध था, नवाब सिराजुद्दौला वाला, लॉर्ड क्लाइव का, तब से हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर के लड़ रहे थे आजादी के लिए।
1857 में 100 साल तक वो यूनिटी बरकरार थी। तभी उसी की याद में शताब्दी मनाने के लिए रोटी और कमल पूरे भारत में बंटवाई गई थी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने वो कविता लिखी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। पुरानी मतलब कि 1857 में जो क्रांति हुई वो 1757 से उसका लिंक उन्होंने बताया। तो बाद में 1947 में जब आज़ादी मिली, उसके पहले अंग्रेज लोग ये चाह रहे थे कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर टूट सकती है तो हम यहाँ पर और भी 200-300 साल या जब तक ये राज कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 2 संस्थाएं बनाई, एक मुस्लिम लीग बनाई और उनको जॉब दिया कि आप हिंदुओं का विरोध करो, गलत हो चाहे सही हो, बस उसके खिलाफ उगलो जय। दूसरी उन्होंने रॉयल सीक्रेट सर्विस जो उनकी RSS होती थी वो बनाई, वो उन्होंने खड़ी कर दी पूरे भारत में, जो एकीकृत भारत था, जो कि पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था उस समय और बर्मा भी था। मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो वहीं पर रहते थे, रंगून में रहते थे और लोकमान्य तिलक मांडले जेल में रखा था, बर्मा में रखा था। तो इतने बड़े भारत में हर पार्क में उन्होंने अपने ये RSS की शाखाएं लगाई। क्यों लगाई? ताकि वहाँ जो लोग आज़ादी की बात करते हैं उनकी रिपोर्ट करने के लिए, उनकी रिपोर्ट करते हैं लोग। ये एक नाटक था, मतलब आज़ादी के ये लोग देश की भक्ति करते थे, नहीं करते थे, वो मुसलमान के प्रति नफरत नहीं। इसका उद्देश्य ये था कि जो है शुरू में दोनों साथ चले, बाद में दोनों में अलगाव हो गया 1936 में। तो हो सकता है कि नागालैंड में एक संयुक्त प्रयास बिल गेट्स के नेतृत्व में अमेरिका और चाइनीज के कुछ लोग और इंडियन लोग मिलकर कर रहे हों, लेकिन जब वो मंजिल पर पहुंचने के नजदीक आए हों तब उनमें मतभेद हो गए हों, मनभेद हो गए हों और वो अपनी अपनी जो कुछ भी उनकी जानकारी लेकर के अलग हो गए हों और उसको चाइना ने वुहान में ज्यादा आगे बढ़ करके डेवलप किया हो, ये उसमें संभावना है। उसके ऊपर में वो ध्यान देंगे तो वो रिसर्च में वो भी आना चाहिए कि ये फिर वुहान से क्यों फैला, फिर वो नागालैंड से क्यों नहीं फैला और फिर वो वहाँ क्यों नहीं फैला उनके नजदीक में शंघाई में और बीजिंग में, और फिर वो न्यूयॉर्क में क्यों फैला और फिर वो रोम में, इटली में क्यों फैला। क्योंकि ये टारगेटेड किलिंग है, कहाँ पर हमको मारना है इसके हिसाब से इसको सेटिंग की जा रही है, जैसे कि यूनियन का भोपाल में किया था मिग गैस को रिलीज करके। गौतम राणे मुझे इसमें बताएं कि जो लॉकडाउन जो हुआ है, पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, भारत के अंदर भी लॉकडाउन किया गया है, लेकिन लॉकडाउन के बीच में कई तालियां बजाई गई, कई थालियां बजाई गई हैं लोगों, जबकि लॉकडाउन इस करके किया था कि एक दूसरे के साथ मिल ना सके। तो जब ये आपस में तालियां और थालियां बजाई गई हैं, एक दूसरे मिलते भी देखे गए हैं और इसमें तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं? ये बीमारी जान के फैलाई गई है? अभी जो चला उस वक्त तो कुछ भी नहीं थे, कोरोना पेशेंट जैसे आज दिखा रहे हैं, तो इस पे क्या क्या समझते हो? मतलब इसके पीछे क्या साजिश समझते हैं? देखिए मेघराज जी, इस बात को बड़ा स्पष्ट तरीके से समझ लें आप, और आपके साथ इस चैनल के साथ जुड़े सभी दर्शकों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि इसको समझिए। ताली थाली का जो संबंध है वो संबंध न कोरोना को भगाने का है न कोरोना को फैलाने का है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दिमाग से पैदल हो लेकिन दुनिया के सामने यह प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा कि उससे ज्यादा प्रबुद्ध कोई नहीं है, उससे ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है, उससे ज्यादा क्षमतावान कोई नहीं है, तो इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं। और ये भारत की इजाद नहीं थी, ये इजाद था इटली का। 16 मार्च को इटली में टार्च जलाए गए थे, सारी लाइटें बंद करके 16 मार्च को इटली में टार्च जलाया गया था, चूंकि वहां 80% जो आबादी है ईसाइयों की है, उनका एक पाखंड मान लीजिए या अंधविश्वास मान लीजिए।
16 मार्च को वहां टार्च जलाया गया और 18 मार्च को ताली और थाली बजाई गई। और इसीलिए हमारे देश में चूंकि दिमाग से पैदल लोग हैं तो उन्होंने कॉपी की, लेकिन कॉपी में अपना प्रॉपर्टी कॉपीराइट लगाया। कॉपीराइट लगाया ये कि वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आज भी इस धरती पर भारत भूमि पे आज भी बेवकूफों की संख्या है या नहीं है, वो चेक करने का एक प्रयास किया गया था। एक चीज समझ में आ गई कि इस देश में भारत के देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्र की एकता के नाम पे, राष्ट्र की अक्षुण्णता के नाम पे, चाहे उसकी आवरण में जितने भी पाप किए जाएं, कोई भी पाप नहीं माना जाता, उसको पुण्य मान लिया जाता है, जो पाप और पुण्य का दायरा है। इस मामले में ये सही क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर यहाँ हुआ तो यहाँ क्यों नहीं वो फूटा, वायरस यहाँ से क्यों नहीं निकला। चाइना एक ऐसा देश है, इजराइल एक ऐसा देश है, फिनलैंड एक ऐसा देश है जो अपने व्यक्तियों को निस्वार्थ भाव से कभी भी मरते हुए नहीं देखना चाहता। जब तक उसके पीछे उसके बड़े स्वार्थ न हो तब तक वो किसी को नहीं मरते, एक भी नागरिक को खरोच नहीं आने देता। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि उनके नागरिकों पे अगर उनको लाभ करा दिया जाए, सत्ता में बैठे हुए लोग, बल्कि भारत भूमि पर इस समय लोकतंत्र नहीं बल्कि कलरकियल बाबूजियम चल रहा है, बाबूवाद चल रहा है। और उस बाबूवाद की स्थिति में अगर उनको कुछ लाभ करा दिया जाए तो वो करने देते हैं। बकायदा यहाँ 85 लोगों पे जब 85 लोग को संक्रमित किया गया, उनकी मौतें हुई। और 10 दिसंबर 2019 को जो चाइनीज साइंटिस्ट थे झाओ सांग झेन, वो बोशन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 21 वायरस के साथ पकड़े गए थे। और जिसकी बात ये वो जो डेंजरस पैथोजेन है उसको ले आ रहे थे बकायदा उसकी जब ये देखा गया तो जो ये अमेरिका की लैबोरेटरी में काम कर रही थी ये मैडम झाओ सांग झेन, ये जब काम कर रही थी, जब ये अरेस्ट हुई तो पता लगा कि ये साइंटिस्ट थी ही नहीं, वो पीएलए पब्लिक लिबरेशन आर्मी की बकायदा वो स्ट्रेटजी करती थी, या ये कहिए कि वो लेफ्टिनेंट थी, लेफ्टिनेंट थी। तो वहां ये सच है कि वुहान के लेबोरेटरी से ही ये लीक हुआ या लीक कराया गया, जो भी स्थिति है। इनका क्वेश्चन बड़ा वाजिब है कि वहां से जब संघाई 800 किलोमीटर की दूरी है, बेजिंग की बेजिंग की 800 किलोमीटर की दूरी है और शंघाई की 1200 किलोमीटर की दूरी है, तो 6500 किलोमीटर 9000 किलोमीटर न्यूयॉर्क में कैसे पहुंच गया, यहाँ क्यों नहीं पहुंचा। तो आप एक बात कही जाती है, मेघराज जी इस बात को समझिए, प्रकृति की बात हम आप कहते हैं कि अगर उससे अनजाने में गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए, लेकिन प्रकृति कहती है कि अनजाने में किसी से गलती है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर आग के सामने आप बैठे हैं, गलती से आपका हाथ अगर आग पे गिरेगा तो आपका हाथ बहुत जलेगा, लेकिन जानबूझ करके आप आग पे हाथ रखने की कोशिश करेंगे तो आप उतना ही हाथ रखेंगे जितना जलाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये चाइना की एक स्ट्रेटजी है। चाइना दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे ताकतवर देश बनना चाहता है, ये भी सच है। बहुत दिन से अमेरिका और चाइना के बीच द्वंद्व चल रहे हैं, कई मामले में चल रहे हैं, लेकिन चाइना को ये बेहतर पता है कि अगर युद्ध स्तर पे युद्ध किया गया, जमीनी युद्ध की गई, तो अमेरिका को किसी भी तरीके से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अमेरिका को रिप्लेस करने का बेहतरीन यही तरीका है। और आप ये भी जानते हैं अमेरिका चाइना से सिर्फ इसलिए डरता है
कि कब उनके सॉफ्टवेयर पे चाइना के हैकर्स इतने मजबूत हैं, इतने पावरफुल हैं, दुनिया में विश्व विख्यात हैं कि वो कभी भी किसी भी साइट को हैक कर सकते हैं, उसमें वायरस डाल सकते हैं। इस बात का एहसास अमेरिका को भी है और इसलिए चाइना ने पूरी तरह से ये गेम खेला है। और दूसरा हमें जो लगता है ये यूरोपियन यूनियन है वो भी डॉलर को रिप्लेस करना चाहते हैं, डॉलर को देखना नहीं चाहते। तो ये बहुत बड़ा गेम है, ये छोटा गेम नहीं है। जैसे छोटा, और इसको जब बार बार हम कहते हैं बिल गेट्स इसके पूरे करता धरता है, सबसे पहले इस बात का खुलासा बिल गेट्स ने ही किया वायरस का। उनकी जो मैगजीन है गेट्स जर्नल, सबसे पहले स्टोरी उसमें छपी, सबसे पहले ट्वीट उन्होंने किया, सबसे पहले जो दुख है, जो शंका है, जो पीड़ा है व्यक्त उन्होंने की। और आज देखिए भारत को आरोग्य सेतु भी उन्होंने ही बना के दिया, जो ये सरकार ये कहती है कि आरोग्य सेतु डाउनलोड करिए। तो मैं पूछता हूँ, बार बार पूछता हूँ, क्या आरोग्य सेतु से अगर जांच के कोरोना का कोई पीड़ित है तो वो पकड़ में आ जाएगा? अगर हाँ तो फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं, फिर और जो बॉडी एंटीबॉडी इम्यून कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एंटीबॉडी ला रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे इसने 10 क्वेश्चन इसी तरह से पूछे हैं। तो अभी हो क्या रहा कि एक बहुत बड़ा गेम है, और गेम ये सिर्फ दुनिया में इसलिए चल रहा है कि लोकतंत्र कैसे खत्म हो। और आप ये बेहतर जानते हैं कि वायरस जब भी इस तरह की कोई बीमारी आती है तो इसमें जो गरीब लोग होते हैं, जो दबे लोग होते हैं, जो कुचले लोग होते हैं, सबसे ज्यादा परेशान वही होते हैं या परेशान वही किए जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके हित के लिए बनाया गया है। लोकतंत्र और किसी के हित का नहीं है, लोकतंत्र गरीबों के हित का है, क्योंकि लोकतंत्र ये कहता है कि सबके लिए सबकी सरकार अब सबसे मिलकर के सरकार बनती है। इसलिए ये नहीं चाहते कि सबसे मिलकर के सरकार चले। पूरी दुनिया में इस समय कैपिटलिस्ट कैप्चर करना चाहते हैं शासन व्यवस्था को, ये उसके तहत लाया गया एक वायरस है। जी गौतम जी, सकून जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने अभी जो गौतम सर ने बहुत सारा कुछ बताया है ना, अभी मोदी जो बयान करते थे पहले स्टार्टिंग में, याद होगा आपको कि सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। तो क्या कोरोना के टाइम में मोदी का क्या रवैया है? क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है या विदेशियों का विकास या बोलने वाले सर्वनाश हो रहा है? इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, एक्चुअली क्या है कि ये बहुत सारे जो है ना कोटेशन उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए और लोगों को दिखाने के लिए बनाए हुए हैं, जैसे सबका विकास, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरीके से जो भी ये कोटेशन या जो भी अपनी तरह से ये जो कोटेशन जो देते हैं, उस पे मुझे नहीं लगता कि उस पे कोई काम होता है। अगर हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि जब कोरोना से, मैं फिर से वही बात को दोहराऊंगी कि जब कोरोना से इंडिया में केवल 500 लोगों से भी कम लोग पीड़ित थे, उस वक्त लॉकडाउन किया गया 22 मार्च को। अब 22 मार्च को तो उन्होंने शाम को वो बोलते हैं और सुबह वो कर देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने नोटबंदी की कि शाम को बोल दिया, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, जनता के सामने लाकर एकदम उस पर थोप दिया। अब उससे कितने मतलब उसको लॉस होंगे या कितने लोगों की जान जाएंगी या कितने लोग परेशान होंगे, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं होता। अब अगर हम कोरोना की ही बात करते हैं तो कोरोना का देखिए कि जब लोगों को जब सडन ये पता चला कि जो है लॉकडाउन कर दिया गया है और सारी चीजों को एक साथ बंद कर दिया, अरे कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए था कि वो 5 दिन का समय देते कि जो लोग जहां फंसे हुए हैं वो लोग अपने अपने घरों तक पहुंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उनको तुरंत ही फिर बेचारे जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं,
उनको ना ही खाना प्रोवाइड किया, ना ही मतलब उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करी, और ना ही उनको उनके जगह रहने के लिए, खाने के लिए कुछ सोचा ही नहीं। जबकि कितने मतलब बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर ऐसे हैं, मजदूर भाई ऐसे हैं जो डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं। तो अब उनके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा, और फिर वो लोग निकल लिए पैदल पैदल। और जब वो पैदल पैदल निकल लिए तो उनके लिए रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं। जब कांवर लेने लोग जाते हैं, जब कांवर लेने जाते तो हजारों ये वो लगा देते हैं, उनके खाने पीने की स्टॉल लगा देते हैं, उनके मेडिकल की स्टॉल लगा देते हैं। चलो माना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे थे, लेकिन आपको ऐसा पहले तो ये देखना चाहिए था ना कि आपको उन लोगों को अपने घर भेजते हैं। आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं किया। या तो फिर आप कास्टिज्म को तोलते हैं, या तो आपको पता है कि ये जो मजदूर है ये सिर्फ SC ST OBC से ही बिलोंग कर सकते हैं, ये बड़ी जातियों से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि गरीब जो लोग हैं वो यही है, क्योंकि इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं ये सोचा कि अगर ये लोग मर भी जाते हैं तो भी क्या फर्क पड़ेगा। तो आप इंसानियत नाम की आप में चीज नहीं है। फिर आप लोग सब लोग ब्रस्ट बैठे। मुझे बताइए कि आज इस कोरोना से कौन ज्यादा पीड़ित है, कौन मर रहा है, किसको खाना नहीं मिल रहा, कौन रास्ते में 1200 किलोमीटर लंबा पैदल चल रहा है। तो ये सीधी मतलब लोगों को SC ST के ऊपर एक बहुत, मैं कह सकती हूँ, एक अत्याचार, एक शोषण की तरह इसको लिया गया। और आज यहाँ पर 90,000 के करीब कोरोना वायरस के लोग हैं, तो आप धीरे धीरे शॉप खोल रहे हो, आप धीरे धीरे शराब की दुकानें खोल रहे हो। अरे अब कहाँ गया वो सोशल डिस्टेंसिंग? अब कहाँ गया वो? जब शराब की दुकानें खोली गई तो दुनिया भर की लाइनें उस पर लगी रही, और उससे कोरोना इतना फैला। जब धर्म के नाम पर, चाहे वो आपका मुस्लिम का धर्म हो, जो भी उनका जमात का जो चला था, या राम नवमी जो आई थी, उस पे आपने भर भर के रथ की यात्रा निकाली, आप जमाती अपने धर्म के लिए चले गए। तो मैं ये कहती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग है तो आप सबके लिए करो ना। योगी जी मंदिर में जाते हैं और वहां मंदिर में अयोध्या में पूजा करते हैं, सब लोगों के साथ मिलकर जाते हैं, तो क्या वहां सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं थी? तो अगर आपके लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और गरीबों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी कि अगर उनको उनके घर पहुंचा दिया जाता तो कुछ नहीं था। तो ये एक सोची समझी साजिश है, और लोगों के फंडामेंटल राइट्स तो पहले ही, और इस कोरोना में मैं आपको बता दूं कि लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है, जिनको ये दलित कहते हैं, दलितों के ऊपर इतना अत्याचार, उनका इतना शोषण किया जा रहा है कोरोना के चलते भी। आज भी रेप नहीं रुक रहे। क्यों नहीं रुक रहे? आज ना रेप रुक रहे हैं, ना मारपीट रुक रही है, ना अत्याचार रुक रहे हैं। तो हमको ये सोचना पड़ेगा, और देश की जनता को भी अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा, अपने फंडामेंटल राइट्स को जानना पड़ेगा। और जो संविधान में जो सबको जो राइट्स मिले हैं, उन राइट्स को आप नहीं बताते, या उन राइट्स का अगर हनन होता है, जबकि वो कहते हैं कि राइट जो फंडामेंटल राइट्स है वो बिल्कुल सबके लिए कंपलसरी है, और उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती सरकार। वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका पैरी है। अगर लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सबको मतलब ऑर्डर देता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान इसमें हो रहा है, सबसे ज्यादा जो लोग मर रहे हैं, चाहे वो भूख से मर रहे हो, चाहे वो किसी चीज से मर रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ बिजनेसमैन और बड़े बड़े उद्योगपतियों का साथ है। और इससे अभी बहुत सारे जो लोग हैं जो बाहर हमारा पैसा लेकर भाग गए, चाहे वो नीरज मोदी हो, चाहे वो सहारा का वो हो, क्या नाम है उसका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सहारा उसका फ्लाइट्स का जो था,
शायद विजय आपको, माल्या। मुझे याद नहीं आ रहा अभी उनका नाम। विजय माल्या है। विजय माल्या। हाँ, विजय माल्या। तो विजय माल्या चाहे 9,000 करोड़ की संपत्ति, तो उन लोगों के कर्जे को आप माफ कर सकते हो, और किसानों के आप 50 हजार रुपए के लिए आप उनको उठवा लेते हो, उनकी कुर्की कर देते हो, उनके इंस्ट्रूमेंट उठा लेते हो सिंचाई के। तो इसमें कोई, ये बिल्कुल सरासर गलत है कि सबका विकास सबका साथ, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी मेरे हिसाब से नहीं है ऐसा। जी स्वामी जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जो सबका साथ सबका विकास, ये नारा मोदी ने दिया था, जो आज की डेट में उसको देखते हैं, इसमें सबका साथ सबका विकास हुआ? विकास किसका हुआ और विनाश किसका हुआ? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या है, ये बहन जी जो है ना, ये इनकी अनुभूतियां बहुत ज्यादा है, अभिव्यक्ति में थोड़ी सी कमी है। वो जितनी महसूस करती है उतनी वैसे बता नहीं पा रही है, लेकिन वो बहुत सही महसूस कर रही है। मानो उन्होंने कहा कोई विकास, कोई सबका साथ नहीं है। आपको बताएं, आप ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। मानो अरे एक झूठा आदमी जो सुबह से खुला झूठ से करता है, जी, जो कलेवा झूठ से करता है, झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना, जिसके जीवन में झूठ के अलावा कुछ है नहीं है, वो उसकी कही हुई बात को लेकर के आप ये विद्वानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मतलब वो करवा रहे हैं। नहीं, दरअसल क्या स्वामी, हमारे खुशी बैठे जिस दिन वो चपड़ासी नगरी में बैठे, उसको कोई नहीं पूछेगा, जब उसको दिन भर उसको कोई नहीं पूछेगा। सबका साथ सबका विकास मुंह से बोलने में क्या होता है, अंदर से शरीर की आत्मा थोड़ी बोल रही है। ये तो लिप सर्विस है। लिप सर्विस तो कोई भी बोलता रहता है, उसमें क्या है? वो तो उनका पूरा चरित्र, पूरा सब कुछ वही का वही है। और हम तो ये बहन जी को नमन करते हैं, उनकी पूरी बातें हमको बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने जो बोला बस वही हमको बोलना है और कुछ बोलने नहीं है। जी गौतम राणा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबका साथ सबका विकास क्या हुआ, विकास किसका हुआ और विनाश किसका हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? गौतम राणा जी। देखिए मेघराज जी, मैं इससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता आप लोगों से कि उन्होंने किसी का विकास नहीं किया। विकास उन्होंने किया है और बड़े पैमाने पे विकास किया है। जब वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो चोर भी सब में ही आते हैं, डकैत भी सब में आते हैं, लंपट सब में आते हैं, बलात्कारी सब में ही आते हैं। तो आखिर उनका विकास तो उन्होंने बड़े पैमाने पे किया ही है। कोई डकैत है, उसका विकास उन्होंने किया कि यहाँ उसके लिए नियम बदल दिए, रास्ते बना दिए कि तुम पैसे लो, यहाँ बैंक लूटो, चले जाओ, तो विकास किया ना। बलात्कारी पूरे ऐसो आराम से घूम रहे हैं, स्वच्छंद होकर के घूम रहे हैं, विकास तो किया ही उन्होंने। वो भी बलात्कारी भी सब में आते हैं, वो ये नहीं कर सकते। लेकिन उस सब का पैमाना उनका क्या है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वो सब में पैमाने पे कौन आते हैं? तो अब आप ये समझिए, अगर उस सब के पैमाने में मजदूर को आप लेते हैं, तो उस पैमाने में मजदूर नहीं आते। आप मजदूर सिर्फ उस समय आते हैं। देखिए विकास इस तरह से करते हैं, आप ये समझिए कि हमारे देश की जो सरकार है निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतर काम करती है। अब बेहतर काम कैसे करती है? आपने देखा होगा कि जो पहले डकैत हुआ करते थे, तो डकैतों को जब मनोरंजन की कोई जरूरत पड़े तो कभी कभी कब सम्मेलन बुला लिया करते थे अपने पास। एक बार इसी तरह सारे डकैतों ने मिल करके डकैत के सरदार ने कब सम्मेलन बुलाया और उसमें सारे कवि आए। कवि आने के बाद सबको सरदार ने पारितोषिक दिया। लेकिन जब पारितोषिक लेकर के सारे कवि जाने लगे तो सरदार ने अपने डकैतों को भेज करके लुटवा लिया। एक बाकी किसी कवि की हिम्मत नहीं पड़ी। एक जो मेरे जैसा दुस्साहसी रहा होगा, उसने प्रश्न कर लिया कि आप ये बताओ कि भाई आपके सरदार ने ही दिया है, उसको क्यों लूट रहे हैं, फिर लूटने क्यों चले आए? तो उन डकैतों ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि आपको पारिश्रमिक देना तो मेरा फर्ज था और लूटना मेरी ड्यूटी है। उसी तरह से अब मोदी जी जब सबको लूट लेते हैं तो 20 लाख करोड़ के पैकेज के नाम पे वहां एक घोषित कर देते हैं कि ये पारिश्रमिक दे दिया उन्होंने, 20 लाख करोड़ का पैकेज है। लेकिन फिर अपने ही डकैतों से, अपने ही साथियों से
जिनको अभी आप कह रहे तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं। लेकिन सबसे इस पे हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। जो रचनात्मक चर्चा करना चाहते हैं मेघराज सिंह जी, वो रचनात्मक चर्चा ये करना चाहते हैं कि अगर ये सरकार गरीबों की द्रोही है, गरीबों की दुश्मन है, दलितों की दुश्मन है, पिछड़ों की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन है, तो मेरे जैसा व्यक्ति ये मानता है ये खुद के दुश्मन हैं और इसीलिए दूसरे इनके दुश्मन बने पड़े हैं। अगर सरकार उनको नहीं ला रही थी तो दलितों में भी, पिछड़ों में भी, मुसलमानों में भी जिनके ज्यादा मजदूर हैं, वो कोई एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी आकर के कहता गवर्नमेंट से कि अगर आप साधन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं तो 1 बस का, 2 बस का, 3 बस का पैसा हम दे देते हैं, आप उनको लेके आइए। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। हमारे यहाँ भी जितने लोग हैं सिर्फ अपनी जुबान चला रहे हैं, जो दायित्व है दायित्व नहीं निभा रहे हैं। और जब तक दायित्व नहीं निभा रहे हैं इसी तरह शोषण होता रहेगा, जुबान चलाते रहें। इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा जो मेरे पास नहीं है उस पे फोकस करने की जरूरत नहीं, उस पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास है, हमारे पास ये है कि हम करीब 90 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी है, तकरीबन 117 करोड़ के आसपास आबादी है। इस 117 करोड़ की आबादी के लोग अगर एक दिन में 10-10 रुपया भी निकाल दें तो आप समझिए कितना पैसा हो सकता है, आप सारी व्यवस्था बदल सकते हैं। लेकिन ये कभी इस तरह की सोच नहीं पैदा हो रही, लंबी लंबी बात करने की सोच पैदा हो रही और एक दूसरे से बस छोटा दिखाने की कोशिश की जा रही है, अपनी विद्वता झाड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन मेरे जैसे मैं मानता हूं कि मेरे से, हमसे बड़ा डफर इस धरती पे कोई नहीं है, जिस दिन डफर अपने आप को लोग मानना शुरू कर देंगे, वास्तव में उसी दिन विद्वान करेंगे। अगर जो एकजुटता प्रदर्शित करनी है तो तकलीफ करना, ये सरकार को दोष देना बंद करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं, एक निकम्मी सरकार से हमें उम्मीद करना भी नहीं चाहिए। और उम्मीद करके अगर हम बैठे हैं तो जैसे कौवा हजारों साल जीने की कामना करता है वही हमारी कामना है। तो इससे नहीं, हमें वास्तव में अपनी रणनीति बनानी चाहिए और अपनी रणनीति पे काम करना चाहिए। तो ऐसे लोग तो बहुत सारे लोग आएंगे चले जाएंगे, ये चूहे छछींदर जैसे लोग हैं आज सत्ता पे पहुंच गए हैं। जब चाहे आप अपनी एकजुटता प्रदर्शित करिए, ये चूहे छछींदर 1 मिनट में भागने वाले हैं। हमारा समाप्ति तरफ लगा है जी। सगुन जी, लास्ट में क्या कहना चाहते हो आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी सर ने बोला कि सरकार को छोड़ दीजिए, निकम्मी है। अब अगर वो 144 धारा को अगर वो लगाती है तो आप क्या करेंगे? दूसरा, अगर वो कास्टिज्म में तोलती है, अगर वो उनकी FIR नहीं लिखती, अगर उन लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं पता, अगर उनको संविधान नहीं पता, उनको अपने अधिकार नहीं पता, जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग अनपढ़ है, जिनको ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ रखा जाता है, फिर वो क्या करे? मेरा सवाल ये है कि जो लोग अपना विकास नहीं पता, जिनको अपने अधिकार नहीं पता, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और 144 धारा लगी है, फिर वो क्या करे? फिर कैसे वो अपना विकास करे? दूसरा, 6,743 जातियों में टुकड़े टुकड़े कर लोगों को बांट दिया और कास्टिज्म के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है। तो फिर लोग क्या करें? फिर तो सरकार की जिम्मेदारी कुछ भारत के नागरिकों के प्रति बनती है कि नहीं बनती? अब क्या है कि लोगों को, देखिए, सरकार से हमको ज्यादा उम्मीद ना पहले थी ना अभी है, लेकिन मैं जो काम करती हूँ, मैं यही करती हूँ कि लोगों को उनके अधिकारों से अवेयर किया जाए और धर्म के नाम पर जो लोगों को लूटा जा रहा है उससे वो कैसे बचे, उनके गुलामी से वो कैसे आजाद हो। मैं इस पर काम करती हूँ और मैं गांव-गांव जाकर लोगों को यही समझाती हूँ और न केवल एक बल्कि भारत के कोने कोने के गांवों में जाती हूँ, उन लोगों को समझाती हूँ। और अभी लॉकडाउन में भी अगर मैं देखा जाए तो कंटिन्यू इसी तरीके का लाइव लोगों को बता रही हूँ कि अपने अधिकारों को जानो, अपने वोट के अधिकार की कीमत को पहचानो, क्योंकि जिस दिन भी आपने अपने वोट के कीमत को पहचान लिया उस दिन आपकी दरिद्रता भी दूर हो जाएगी और उस दिन आपकी जो है शोषण भी बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी
हम राजनीति पे, क्योंकि भारत की राजनीति जो है बहुत ही भ्रष्ट मैं कह सकती हूँ उसको, और मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है भारत की राजनीति पर या उस सत्ता पर कि वो लोगों का भला करेंगे। तो इसलिए अब यही काम करना है कि लोगों को अवेयर करना है, उनके राइट्स के उनको राइट्स बताने हैं, और जो वो थोड़ा सा जो पैसा कमाते हैं और उसको भी होली, दिवाली, नवरात्रे और इनमें कावड़ लाने में जो वो खर्च करते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो बस यही कि आपको अगर आजादी दिला सकता है तो आप खुद दिला सकते हैं, आपका बुद्धि, आपकी विवेक दिला सकता है, और एजुकेशन आपको आजादी दिला सकती है। तो चाहे एक टाइम का रोटी कम खाएं, मगर अपने बच्चों को पढ़ाएं, और पढ़ाने के बाद उनको ना केवल एकेडमिक शिक्षा दें बल्कि उनको मॉरल एजुकेशन की बेहद जरूरत है, जो कि आज भारत के जो सिलेबस है मॉरल एजुकेशन को खत्म कर दिया, जबकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इस देश को, क्योंकि इसमें मॉरल मूल्य नहीं रहे, नैतिक मूल्य को खत्म कर दिया गया। इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा चोरी कर रहे, डकैती कर रहे, बलात्कारी है, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो मेरा भारत आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम लोगों को, आम जनता को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम सक्षम हैं और हमारे सामने वाला कोई मजदूर है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए हर तरीके से। जरूरी नहीं कि वो मजदूर की हम हेल्प करें, हम किसी की भी, जिसको जिस चीज की जरूरत है, आप तभी एक सही मायने में एक इंसान होंगे। क्योंकि मैं इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं मानती हूँ और कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं मानती, तो मेरे लिए यही सर्वोपरि है। और जिसको जिस चीज की हेल्प की जरूरत है आपको हेल्प करनी चाहिए, और सबसे पहले तो अपने राइट्स को जान लें, अपने वोट को जान लें, और अपने गुलामी को छोड़ दें। क्योंकि आपको कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर, कोई भी अल्लाह, कोई भी यीशु, आपको कोई कुछ नहीं देने आएगा। आप अपना मार्ग खुद तय करें, अपने आप ही वो आगे बढ़े, और आप ही आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपकी आंखें ही आपको रास्ता दिखा सकती है, आपकी बुद्धि ही आपका साथ दे सकती है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए आपका। मैं ये आपने जो लाइन लास्ट में कही है ना, भी इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, हम उसको कहना चाहते हैं कि इंसानियत जो धर्म इंसानियत सिखाता है, हम उसको इंसानियत सिखाते ही नहीं, हम धर्म मानते नहीं है। स्वामी लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? जी मेघराज जी, इंसानियत जो है वो एक शब्द के रूप में स्थापित हो गई है, लेकिन व्यवहार के रूप में कहीं कहीं है, सब जगह नहीं। कहीं तो सब जगह होनी चाहिए, ऐसी अपन आशा करते ही, लेकिन नहीं है। उसका क्या किया जा सकता है? वो तो केवल बात करते हैं, उसकी इंसानियत तो नहीं होती है बात सब। जी। गौतम राणे जी, क्या कहना चाहते हो लास्ट में आप? देखिए, एक प्रश्न उठ रहा, सकून जी एक प्रश्न लेके आ रहे थे कि सरकार ये सब करती है, ये कानून बना देती है, मुकदमे लाद देती है, तो हम क्या करें? ये रूलर के और निरंकुश रूलर के तानाशाही व्यवस्था थी, ये अपने हथकंडे हैं। अभी तो केवल आपके मुकदमे लगाए जा रहे हैं, आपको मुकदमे के पीछे डाला जा रहा है, क्योंकि अभी आपकी ताकत कम है, आप उतने से ही कंट्रोल हो जाएंगे। इससे आगे आप बढ़ेंगे तो नरसंहार होगा, और नरसंहार के लिए भी तैयार रहिए अगर आप परिवर्तन चाहते हैं। दूसरा पॉइंट आपने ये कहा, संविधान घर में रखने पर, संविधान को पढ़ने पर किसने आपको पाबंदी लगाई? लेकिन जरा आप जाकर के देख लीजिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मैं बहुत दूर दूर जाती हूँ, बहुत प्रयास करती हूँ, उनमें से पूछ लीजिए कितने लोगों के घर में संविधान पड़ा हुआ है। दूसरा, आप कह रहे हैं धर्म के नाम पे इनका शोषण किया जा रहा है, तो क्या जो पुजारी बैठा हुआ मंदिर में वो आपको आकर के घर से घसीट के ले जाता है क्या? अगर घर से घसीट के नहीं ले जाता है तो उसके रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हम केवल उसको क्यों दोष दें और उस पर दोष दे करके अपना समय क्यों बर्बाद करें हैं? जब नहीं ले जाता, तो जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से भी जब पूछा गया था कि डॉक्टर अंबेडकर, डू यू बिलीव इन रिलीजन,
तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, या सटनली आई बिलीव इन रिलीजन विदाउट सपोर्ट ऑफ द रिलीजन, विदाउट फेथ ऑफ द रिलीजन, द पीपल हु इज डाउन ट्रोडन कैन नॉट बी अपलिफ्टेड। तो आप उनको विकल्प जितने भी, चूंकि यहाँ की परिपाटी बना दी गई है, तथागत गौतम बुद्ध की संस्कृति रही है, गुरु गोविंद जी की संस्कृति रही है, उस संस्कृतियों के आधार पे लोगों की बढ़ने की आदत बन गई है, आदती हो गए हैं। तो अगर आप इससे चाहते हैं तो वो धर्म के बगैर नहीं जीवित रह सकते, पहले बात ये समझ लीजिए। और धर्म के बगैर जीवित नहीं रह सकते तो जो धर्म जिस मानवता की आप बात कर रही हैं, मानव मूल्यों की रक्षा की बात कर रही हैं, इंसानियत की बात कर रही हैं, अगर वो धर्म उनको दे दिया जाए तो वो उधर पलट जाएंगे, क्योंकि उन्हें धर्म ही चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे एक माँ अगर समझदार माँ हो, उसका बच्चा मिर्च खा रहा हो या मिट्टी खा रहा हो, तो माँ उस बच्चे को कभी भी, जो मिट्टी या मिर्च खा रहा है, कभी भी उसको पीटती नहीं है, बल्कि उसको छीन करके उसको टाफी या जो कुछ भी होता है, गुड़ होता है, टाफी होता है, जो कुछ भी होता है उसको पकड़ा देती है। तो बच्चा वो समझ जाता है कि इस पहले वाली चीज जो मैं सेवन कर रहा था, वो पहले वाली चीज निश्चित तौर पे खतरनाक है। तो इसीलिए हमने कहा कि एक रणनीति बनाने की जरूरत है। और रणनीति क्या होनी चाहिए, कभी कभी हमेशा एक मूर्ख व्यक्ति भी अगर वो रणनीति पे काम करता है तो सफल हो जाता है। जैसे आज हमारे वैशाखानंद जी हैं, यानी प्रधान सेवक जी हैं, वो चूंकि रणनीति पे काम कर रहे हैं, उनकी टीम रणनीति पे काम कर रही है, इसलिए सफल है। हम आप अपने आप को गलतफहमी में पाले बैठे हैं कि बड़े बुद्धिमान है और बकर रणनीति के काम कर रहे हैं, एकला चलो की परिपाटी पे चल रहे हैं, इसलिए हम उनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लॉकडाउन करें, चाहे 144 करें, इसके बावजूद भी हमारे पास लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तहत हमें प्रदर्शन करने का अवसर है। एक बार पूरी टीम के साथ प्रदर्शन करने का मन बना लीजिए, देखते हैं कितने लॉकडाउन रहेंगे, कितने धाराएं 144 लगेंगी हमारी बातें दबाने के लिए। वो तो शासन के तरीके हैं, वो करते रहेंगे। तो कह सकते हो लास्ट में, मैं फिर बंद इसको समाप्त करने वाले हैं, बोल सकते हो आप सुकून जी, क्या बोलना चाहती हो? जी, मैं सिर्फ सर ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी चीजों का, सारी समस्याओं की अगर कोई जड़ है तो वो है अशिक्षा। क्योंकि अगर लोग शिक्षित होंगे तभी तो वो सब कुछ कर पाएंगे, तभी तो वो अपने लिए लड़ पाएंगे। जब उनको किसी चीज का कोई पता ही नहीं है तो वो कैसे लड़ पाएंगे अपने आप में? मान लिया कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो वो संविधान को कैसे पढ़ पाएगा? कोई बताने वाला तो है नहीं, वर्बली तो कोई नहीं बता रहा उसको, और वो पढ़ पा नहीं रहा, तो वो कैसे अपने अधिकारों को जानेगा? तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए, आज जब भी शिक्षा को दबाने का एक निम्न स्तर लोग करते हैं, क्योंकि वो अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं होना चाहिए, उनको अशिक्षित होना चाहिए। आज जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है अपने भारत के, उनकी पढ़ाई आप देख लीजिए कि किस तरीके की पढ़ाई है। और चलिए, कोई वहां पढ़ भी लेता है, वहां जाकर पढ़ भी लेता है, तो आज उसी का ही नतीजा है कि आज आपने मीडिया का मुझे नहीं पता क्योंकि वो भी मनुवादी है, लेकिन जब भी कोई अधिकार छिनता है तो आज हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं। वो इसी का नतीजा है कि लोग अब समझ रहे हैं, अपने अधिकारों को जान रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। और ऐसे आप जैसे और मेरे जैसे लोग उनको समझा भी रहे थे, जो पढ़ नहीं सकते या जिनको पता नहीं है। अब देखिए कि आप आस्तिक तो हो सकते हैं, आस्तिक तो आप हो जाइए, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसी अंधविश्वास में आपको जीना है। लेकिन नास्तिक होने के लिए आपको अपनी बुद्धि पर विश्वास होना चाहिए, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। और अब हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने, अगर कोई मजदूर है या कोई बिना पढ़ा है या कोई अनपढ़ है, तो उसके अधिकारों से उसको रूबरू कराए, उसके फंडामेंटल राइट्स के बारे में उसको अवगत कराए। तो हर कोई संविधान नहीं पढ़ सकता। आप उनकी बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल कहा कि आज जो पंडित हैं वो बिल्कुल नहीं लेकर जा रहे, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब ने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें आपके साथ जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता।
पहले मनुस्मृति में जो भी होता रहा, जितना भी शोषण जबरदस्ती के नाम पर होता रहा वो होता रहा, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन है और लोकतांत्रिक ये देश है, तो आज जबरदस्ती आपसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको अंधविश्वास पाखंडवाद के जरिए उन्होंने अभी भी गुलाम बनाया हुआ है, तो हमको उस गुलामी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल एक टॉपिक हमें और एक तुरंत और करना पड़ेगा शायद, इसमें भी अभी पुराने रहेगा तो ये समाप्त हो गए। जी जी गौतम जी देखिए, हम इस बात को कह रहे हैं कि अगर लोग कह रहे हैं संविधान नहीं पढ़ पाते, आप पढ़ पाते, हम पढ़ पाते, तो हम आपकी जिम्मेदारी है ना, हम आपकी जिम्मेदारी है। जैसे पहले कहानियां चलती थी, लोग इतनी चीजें याद करते थे, कंठस्थ कर लेते थे, कहानियों के माध्यम से ही करते थे ना, तो हम संविधान को कहानियों के माध्यम से ही बताएं जो अनपढ़ साथी हैं, तो मेरे ख्याल से ये बात बन जाएगा। दूसरी बात, अगर मेमना नरभक्षी से ये उम्मीद करे, जो शेर नरभक्षी बन गया है, मेमना और छोटे छोटे बच्चे या पुरुष या नर नारी ये उम्मीद करे नरभक्षी से वो मेरी रक्षा करेगा, तो गलतफहमी में तो आप हम हैं, वो नरभक्षी थोड़ी है, उसे तो खाना ही है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। नरभक्षी तो पता होना चाहिए ना, कई बार क्या होता है ना, गए शेर जो है गधे की खाल फाक घूम लेता है और गधा शेर की खाल फाक घूम लेता है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू आप तीनों का जुड़ने के लिए, शुक्रिया आप तीनों का। नेक्स्ट टाइम फिर किसी को टॉपिक पर। मेघनाथ जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने ये लाइव डिबेट रखा, और उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। और आप सभी को, आप सबको, और आपकी रात्रि शुभ हो। हमारे यहाँ तो दिन है, तो चलिए बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गाजियाबाद वालों को आज दिन शुभ हो और अमेरिका वालों की रात्रि शुभ हो। सर आपकी जो है इंडिया में ही है, तो सभी को थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।